डियर स्टूडेंट, आज हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना और किस तरह मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित हुआ, इन बातों पर चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान किस प्रकार था। हम जानना चाहेंगे कि मौर्य साम्राज्य की जो महत्ता थी वो प्राचीन भारत में किस प्रकार थी। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे हम समझना चाहेंगे कि किस प्रकार मौर्य साम्राज्य भारत का एक विशाल साम्राज्य था। द मौर्यन एम्पायर वॉज अ पावरफुल एंसेंट इंडियन डायनेस्टी दैट रोज टू प्रोमिनेंस इन द 4th century BCE, established by Chandragupta Maurya. It became one of the largest empire in ancient India, spanning from modern day Afghanistan to Bangladesh. You should know that the Mauryan Empire was a broad साम्राज्य and its boundaries extend from Afghanistan to Bangladesh. मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के जो हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, वो क्या क्या हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। आप सभी को विदित है और आप सभी ने अध्ययन किया है कि मौर्य साम्राज्य से पूर्व किस प्रकार यूनानी आक्रमण हुआ। सिकंदर के बारे में आपने सभी ने समझा होगा, सुना होगा। यद्यपि ये अलग बात है कि हमारे इतिहासकारों ने, पाश्चात्य इतिहासकारों, यूनानी इतिहासकारों की देखा देखी सिकंदर महान, सिकंदर का इतना गुणगान किया। जो विंसेंट स्मिथ ने जो सिकंदर के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया, हमने वास्तव में उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया। जबकि सत्यता ये है कि अगर आप वर्ल्ड मैप पर, विश्व के मानचित्र पर अगर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि यूनान से निकलकर वो तुर्की साम्राज्य होते हुए, ईरान इराक होते हुए, और तब उसने भारत की सीमा में प्रवेश किया था। ये एक छोटा सा हिस्सा है अगर हम इसको विश्व के संदर्भ में देखें, लेकिन फिर भी हमारे इतिहासकारों ने उसको इतना गुणगान किया, उसको सिकंदर महान विश्व विजेता कह दिया। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि जिस सिकंदर की सेनाएं ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर देती हैं, सिकंदर की सेना ने, आपको ज्ञात होना चाहिए कि ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। वो भी सिर्फ इस बात पर कि जब उन्हें पता लगा कि ब्यास नदी के दूसरी ओर नंद वंश का विशाल साम्राज्य है और नंद सम्राट के पास विशाल सेना है, तो उस सेना की वीरता और के किस्से चर्चे सुन करके ही सिकंदर के सैनिक हतोत्साहित हो गए थे और उन्होंने सिकंदर के सामने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। ऐसी स्थिति में जब सिकंदर के सैनिकों ने नंद वंश की सेना की चर्चे सुन करके उनका उत्साह समाप्त हो गया और वो पीछे लौटने को बाध्य हो गए, आप स्वयं समझ सकते हैं कि सिकंदर महान था या नंद साम्राज्य महान था। ये हमारे इतिहासकारों का ही एक योगदान है कि उन्हें सिकंदर को इतना महान विश्व विजेता कहकर उसका जो यशोगान किया, वो अपने आप में एक इतिहास की चापलूसी हमें कह सकते हैं, महिमामंडित करने की एक पराकाष्ठा है। मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई, इसको जानने के हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, उनमें सबसे प्रथम तो भारतीय ग्रंथों में हम देखें तो अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, महावंश, मैसूर से प्राप्त शिलालेख, अशोक के अभिलेख, तमाम जानकारी के हमारे पास मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के ऐतिहासिक स्रोत हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि उस समय भारत पर उसे जस्ट पहले जो भारत पर यूनानी आक्रमण हुआ, तो कई यूनानी विद्वानों ने भी मौर्य साम्राज्य के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है, जिनमें से प्लिनी और मेगास्थनीज अपनी इंडिका में जिक्र किया है, प्लूटार्क, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है। अब भारतीय विद्वानों की जो
एक टेंडेंसी रही, हम ये कह सकते हैं कि एक मेंटेलिटी रही है कि वो हर रेफरेंस यूरोपियन कंटेक्स्ट में देना चाहते हैं, जो यूरोसेंट्रिक मेंटेलिटी इंडियन हिस्टोरियंस की है। तो वहीं से वो शुरुआत करते हैं और वहीं से भारतीय इतिहासकार वहीं से लिखते हैं। सेंड्रोकोटस सबसे पहले उल्लेख करते हैं सेंड्रोकोटस का। क्षमा चाहता हूँ, मैं भी उसी तर्ज पर तो कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जो हमारे पास लिखित साक्ष्य है वो इसी ढंग से प्रेजेंट किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं। सेंड्रोकोटस जो नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में यूनानी इतिहासकारों ने उसको चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया है। और विलियम जोन्स ने इसकी पहचान किया कि वास्तव में जो सेंड्रोकोटस यूनानी ग्रंथों में कहा गया है वास्तव में वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इस तरह विभिन्न जो जस्टिन, प्लूटार्क, जो मैंने कहा प्लिनी, जो यूनानी विद्वान हुए, उन्होंने अपने विभिन्न ग्रंथों में या विभिन्न उल्लेखों में सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया है। तो ये भी हमारे पास एक साक्ष्य है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने का। दूसरी बात, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो उल्लेख भारतीय ग्रंथों में मिलता है, तो अर्थशास्त्र में तो उस समय का जो प्रशासन है, जो राज व्यवस्था, उसके बारे में तो लिखाई गया है। साथ ही साथ मुद्रा राक्षस में जो नाटक है विशाखदत्त का, उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसमें जानकारी मुद्रा राक्षस में प्राप्त होती है। महावंश में कहा गया कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बूद्वीप का सम्राट बनाया और प्लिनी ने अपना जो वृत्तांत दिया है, यद्यपि प्लिनी ने जो वृत्तांत दिया है वो मेगास्थनीज की इंडिका पर आधारित है। तो प्लिनी ने लिखा है कि मगध की सीमा सिंधु नदी है, अर्थात पश्चिम में सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के अधिकार में था, और उसकी पुष्टि उस समय जो वहाँ का छत्रप था सौराष्ट्र का, रुद्रदामन, उसके जूनागढ़ अभिलेख से भी होती है कि वहाँ तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल झील का निर्माण कराया था वहाँ सौराष्ट्र में। साथ ही साथ मैसूर से भी कई जो शिलालेख मिले हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन मैसूर तक फैला हुआ था। तो इस तरह विभिन्न स्रोतों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना की और किस प्रकार नंद वंश का पतन किया या नंद वंश का अंत हुआ, इस बारे में कई आख्यान प्रचलित हैं। कई विद्वान मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ वो मोर पालने वाली जो मयूरों का पालन पोषण करती थी, या मयूर जो पालती थी, मोर पोषक जो जाति थी, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ, इसलिए उसको मौर्य कहा गया। मौर्य से वो मौर्य कहलाया। कुछ विद्वान कहते हैं कि मौर्य नगर के राजा के पुत्र के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ और वो मौर्य से वो बाद में क्या कहलाए, मौर्य कहलाए। कुछ विद्वान मानते कि मुरा नाम की जो दासी थी, वो नंद सम्राट की जो दासी थी मुरा नाम की, उस दासी से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ, इसलिए वो मुरा से वो मौर्य कहलाया। ये अलग अलग आख्यान उसमें मिलते हैं, लेकिन जो चाणक्य, जिसने जो कि नंद वंश के, या हम कहते हैं नंद सम्राटों के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान था चाणक्य, और जो किसी बात पर नंद सम्राट से रुष्ट हो गया था, और उसने जब रुष्ट होते हुए जब वहाँ से गया तो उसके बारे में एक आख्यान आता है कि उसने अपनी शिखा खोली और ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो नंद साम्राज्य का अंत नहीं करेगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेगा, और इस तरह उसने एक प्रतिज्ञा ली नंद वंश के पतन की। और बाद में जब वो इस प्रयास में लगा रहा तो कि किस तरह वो नंद साम्राज्य का अंत करेगा, तो सबसे पहले उसे एक ऐसे योग्य युवक की या योग्य बालक की, या हम कह सकते हैं योग्य साथी की आवश्यकता हुई कि जिसको साथ लेकर के वो नंद वंश का पतन कर सके, नंद वंश को समाप्त कर सके। तो ऐसे में कहा जाता है कि उसकी भेंट जो है चंद्रगुप्त से हुई, जो कि अपने साथियों के साथ एक राजा बनने का एक खेल खेला था और एक ऊंचे सिंहासन में बैठा हुआ था और एक राजा की भूमिका निभा रहा था। तो ऐसा आख्यान आता है कि चाणक्य ने जब उस बालक को देखा तो चाणक्य को लगा कि इस बालक में वास्तव में एक राजा बनने के गुण हैं, एक सम्राट बनने के गुण हैं, और वो उस बालक को उसके माँ बाप से मांग करके, उसकी माँ से मांग के ले गया। और बाद में वही बालक जो चंद्रगुप्त था, उसको चाणक्य तक्षशिला ले गया, वहाँ उसने उसकी शिक्षा दीक्षा करवाई, उसकी शस्त्र अस्त्र की शिक्षा दीक्षा दी उसको, और उसी के सहयोग से चंद्रगुप्त और चाणक्य ने
मिल करके नंदवंश का अंत किया। इस बारे में कई वो चीज़ें ऐसे भी आख्यान आते हैं कि प्रारंभ में चाणक्य और चंद्रगुप्त ने क्या किया, सीधा नंदवंश की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र उस पर सीधा आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने राजधानी पर आक्रमण किया तो पराजित हो गए। और माना जाता है कि उन्होंने जब वो उस अभियान में असफल हुई तो वो कहीं गांव से गुजर रही थी, तो एक वृद्ध महिला अपनी पोती को समझा रही थी, जब उसको खीर दे रही थी तो वो पोती जो है खीर खाते समय गरम गरम खीर सीधा बीच से खाना चाह रही थी और उसका हाथ जल गया। तो दादी ने फिर उसे कहा कि तू भी जो है चंद्रगुप्त और चाणक्य की तरह कर रही है, सीधा बीच में ही हाथ डाल रही है। तो उस वृद्ध महिला की बातों से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को अपनी भूल का एहसास हुआ और उनको लगा वास्तव में उन्हें सीधा जो केंद्र पर आक्रमण किया, जो सीधा नंदवंश की राजधानी पर आक्रमण किया, उनका वो कदम गलत था और उन्होंने फिर सीमांत क्षेत्रों पर आक्रमण किया और इस तरह पंजाब उसके जो सीमांत क्षेत्र थे उन पर आक्रमण करके उन्होंने जो विजय प्राप्त की और सर्वप्रथम उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया। फिर उन्होंने जो क्षेत्रीय जो जनजातियाँ थी उनसे अपनी सेना को संगठित किया और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी सेना को संगठित करके जन असंतोष, जो जनता में नंदवंश के प्रति जो असंतोष था उसको और हवा दी, उसको और भड़काया और इस तरह अपनी सेना का संगठन करके और सीमांत राज्यों से विजय करते हुए आगे बढ़कर अंत में उन्होंने नंदवंश का अंत कर दिया। अब जब उन्होंने नंदवंश का अंत कर दिया तो फिर एक चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल साम्राज्य जो उनको एक प्रकार से नंद सम्राटों से भी एक प्रकार से विरासत में मिला था, उस साम्राज्य को उन्हें और फैलाया और उसको और भी स्थायित्व प्रदान किया। तो इस तरह ये स्लाइड जो है, ये जो मूर्ति है श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की, ये मूर्ति जो है मैंने ये गामा जो साइट है उससे ही ये पीपीटी तैयार करके वहाँ से ये मैंने एक्सपोर्ट किया है और ये आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आपको लगे कि हाँ कि आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग को, इस जो प्रस्तुतिकरण को और अच्छे से समझ सकें। तो ये जो स्लाइड है वो गामा साइट से ली गई है कि इन्होंने जो अपनी तरफ से स्लाइड जो गामा जो साइट है वो अपने आप एक ऑटोमेटिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके तहत ये स्लाइड जो तैयार की जाती है कि इन्होंने इस ढंग से उसको प्रेजेंटेशन करने का प्रयास किया है गामा साइट ने कि उसकी चंद्रगुप्त मौर्य की अर्ली लाइफ क्या थी, कैसे उन्होंने एक अपने चाणक्य की सहायता से उन्होंने किस तरह नंदवंश का अंत किया और कैसे उन्होंने 322 ईस्वी पूर्व एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आपको ये महत्वपूर्ण ये चीज़ें आपकी समझ में आएँ। मैं एक बात और भी जानना चाहूँगा कि जो इस वीडियो को देखना चाह रहे होंगे और देख रहे होंगे उनको ये पता होना चाहिए कि बीच में वो अपने को चेक करें कि अब तक जो मैंने बोला, जो मैंने प्रेजेंट किया, उन्होंने उसको कितना समझा। आप समझ गए होंगे कि सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है। आप विचार करें इस बात पे कि सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है, आगे फिर इस पर चर्चा करूँगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विजय प्राप्त की और किस तरह साम्राज्य की स्थापना की उस पर उसको हम बिंदुवार स्पष्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में सीमांत क्षेत्रों पर चाणक्य की सहायता से आक्रमण किया, जनता से धन इकट्ठा किया और फिर पश्चिमी क्षेत्र से जो अफगानिस्तान और जो आज वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र आता है वहाँ से उसने भारत पर विजय करना आरंभ किया और दक्षिण की तरफ से, और इस तरफ से जैसे सौराष्ट्र की विजय की और दक्षिण की विजय की और इस तरह क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने सीमांत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते करते नंदवंश का अंत कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। जैसे मैंने कहा कर्नाटक में जो श्रवणबेलगोला जो कहते हैं वहाँ चंद्रगिरी पहाड़ी पर ऐसा कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था अंतिम समय में काया क्लेश के तहत अपने शरीर को समाप्त कर दिया था, एक मोक्ष को प्राप्त किया था। तो मैसूर दक्षिण में मैसूर तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की सीमा मानी जाती है। उसी संदर्भ में एक और भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अन्य प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। वो विशाल साम्राज्य इतना विशाल था कि जो कि अफगानिस्तान से लेकर के आपके पश्चिम ये जो बंगाल तक, आसाम तक और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। ये बात आपको ज्ञात होना चाहिए कि
जो हम सिकंदर की बात कर रहे थे, तो सिकंदर ने जिस तरह भारत पर आक्रमण किया और बाद में जो ब्यास नदी से वापस चला गया, तो सिकंदर तो वापस चला गया और बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन भारत में जो उसका साम्राज्य था, जो उसका सेनापति था सेल्यूकस, सिकंदर के बाद सेल्यूकस ने उस साम्राज्य को संभालने का प्रयास किया। और सेल्यूकस ने जो सिकंदर का साम्राज्य था, जो भारत में जो जो हिस्सा सिकंदर ने जीता था, उस पर सेल्यूकस ने शासन करना आरंभ किया। अब सेल्यूकस की महत्वाकांक्षा ये थी कि वो चाहता था कि जो काम जो कार्य सिकंदर पूरा नहीं कर पाया, उसको सेल्यूकस पूरा करेगा। तो इस संदर्भ में सेल्यूकस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ, तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच भी, सॉरी, सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था और जो बाद में सिकंदर के जीते हुए साम्राज्य का शासक बना, तो सेल्यूकस, जैसे मैंने कहा कि सेल्यूकस सिकंदर के सपने को पूरा करना चाहता था और शेष भारत पर आक्रमण करना चाहता था। इसलिए सेल्यूकस ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। और यह आक्रमण लगभग 305 से लेकर 304 ईस्वी के आसपास ही आक्रमण हुआ। सेल्यूकस की सेनाएं सिंधु नदी से आगे बढ़ी और सिंधु नदी के पार ही उसकी सेना का सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। दोनों में इसमें एक जो युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ। अब देखो, इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हो गया। सेल्यूकस जब पराजित हुआ तो उसने फिर क्या किया, उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और बदले में उसने क्या दिए, अपने साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और जो 4 प्रांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, वो थे एरिया, जिसे हम काबुल कहते हैं, अराकोसिया जो कंधार, मकरान और हिरात, जिन्हें यूनानी भाषा में एरिया, अराकोसिया, जेडोसिया तथा पेरिपेमिसदाई कहा गया है। जो ये 4 प्रांत जो यूनानी भाषा में मैंने कहे हैं, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिसदाई, इन्हें हम काबुल, कंधार, मकरान और हिरात के रूप में जानते हैं। और सेल्यूकस ने ये 4 प्रदेश जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य को एक प्रकार से दहेज में दिए, जो अपनी पुत्री का विवाह उसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और उपहार स्वरूप प्लूटार्क लिखता है, जो यूनानी विद्वान है प्लूटार्क, वो लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप क्या किया, सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। और इस तरह क्या सेल्यूकस ने पराजित होकर के चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की। और जो ये विशाल साम्राज्य था, इस विशाल साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़े उसका शासन प्रशासन बड़ी कुशलता से संभाला। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि अर्थशास्त्र में उस समय की जो शासन व्यवस्था है उसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। यही नहीं, मेगास्थनीज की इंडिका में भी कि किस प्रकार मौर्य साम्राज्य का प्रशासन था उसकी जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। और मैं जो कह रहा था कि बीच में आप इस स्लाइड को देखकर एकदम वो न हो, बोर न हो, मैं आपको फिर एक दूसरी स्लाइड दिखाना चाहूँगा। ये गामा साइड से कंसोलिडेशन ऑफ पावर अंडर चंद्रगुप्ता, कि चंद्रगुप्ता ने किस तरह अपनी शक्ति का संगठन किया, अपने सैन्य संगठन को मजबूत बनाया, किस तरह उसने सैन्य विजय प्राप्त की, ये किस तरह उन्हें प्रेजेंट करने का प्रयास किया गामा साइड ने। चंद्रगुप्त built a powerful army and expanded the empire through military campaigns। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने सेना के बल पर एक कुशल सेना का संगठन किया, कुशल सेना तैयार की और सेना के बल पर उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए अपना अभियान आगे बढ़ाया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रशासनिक सुधार थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वो क्या थे, ये इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड सेंट्रलाइज द गवर्नमेंट। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, केंद्रीय प्रशासन को मजबूत किया और एक शक्तिशाली प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया। इकोनॉमिक पॉलिसी, चंद्रगुप्त मौर्य की आर्थिक जो नीतियाँ थी वो क्या थी, चंद्रगुप्ता's इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज टैक्सेशन एंड ट्रेड हेल्प्ड टू स्ट्रेंथन द एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें जो व्यापार था, जो कर व्यवस्था थी, उसने क्या किया, साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। अब आपको जैसे मैंने कहा कि अर्थशास्त्र से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह उस समय जो विदेशी व्यापार था, विदेशों तक जो समुद्री व्यापार फैला हुआ था, और किस तरह उस समय जो कर व्यवस्था थी, उस कर व्यवस्था के आधार पर साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी उसको क्या हुई, समृद्ध बनाने का प्रयास किया गया।
जो प्रशासन की अभी बात करते हैं, प्रशासन, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन था वो क्या था, जैसे कि उसने क्या किया, साम्राज्य को केंद्रीकृत किया, अर्थात एक सशक्त केंद्र की स्थापना की और सशक्त केंद्र के आधार पर उसने केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया, जिससे क्या हो कि उसका प्रांतीय शासन मजबूत हो। और आपको इस बात का भी बाद में आपको जानकारी होनी चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन था उसमें बाद में जो बिंदुसार को, अपने पुत्र बिंदुसार को उसने जो उत्तरापथ प्रांत का शासक बनाया था और वहाँ जो विद्रोह हुआ, या हम अशोक को भी देखते हैं कि अशोक में के समय किस तरह विद्रोह हुए, तो ये विद्रोह जो हुए प्रांतों में ही हुए थे। तो इस तरह जो चंद्रगुप्त मौर्य का था उसने क्या किया, अपने शासन तंत्र को मजबूत बनाया, अपना केंद्रीय प्रशासन मजबूत रखा और अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया। प्रांतों में उसने जो प्रांतपति के रूप में अपने सामंतों को, योग्य राजकुमार को क्या क्या नियुक्त किया और प्रांत शासन को सक्षम बनाया। पाटलिपुत्र की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन पर एक विस्तृत प्रकाश डाला गया है कि इंडिका में लिखा गया है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन के लिए 6 समितियां बनाई गई थी, जिनमें से प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ये समितियां जैसे क्या क्या थी, उद्योग समिति, विदेशों की देखभाल की समिति, जन्म मरण रिकॉर्ड समिति, व्यापार पर नियंत्रण समिति, बिक्री कर समिति, ये तमाम इस तरह की समितियां थी जो क्या करती थी, प्रशासन के विभिन्न कार्यों का संपादन करती थी। ये जानकारी हमें इंडिका से भी प्राप्त होती है। अब थोड़ा हम चर्चा करेंगे बिंदुसार कि बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद लगभग 273 ईसा पूर्व या 298 ईसा पूर्व के मध्य क्या हुआ, वो 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व का काल था। ये उसका साम्राज्य का शासन का काल था। अर्थात बिंदुसार जो है 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा और 273 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। बिंदुसार ने जो विजय प्राप्त की उसमें ये स्पष्ट होता है कि बिंदुसार के समय ज़्यादा कोई उसने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, लेकिन जो उसको अपने पिता से जो साम्राज्य उसको विरासत में मिला था उसको उसने अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया। बिंदुसार को जो यूनानी ग्रंथों में अमित्रोचेटस कहा गया है, या उसको इसका जो संस्कृत में उच्चारण होता है अमित्रघात या अमित्रघात उसको कहा गया है। बिंदुसार ने विजय प्राप्त की उस संदर्भ में जो तिब्बती इतिहासकार हैं तारानाथ, वो लिखते हैं कि चाणक्य जो था वो बिंदुसार का भी महामंत्री रहा और बाद में चाणक्य के बाद जो खल्लाहट, जिसको राधा जो खल्लाहट जिसको राक्षस भी कहा गया है, जो मुद्रा राक्षस का जो राक्षस था, जो पहले नंद सम्राटों का महामंत्री था खल्लाहट, वो जो है बाद में बिंदुसार का मंत्री बना। ऐसा ही उल्लेख बौद्ध ग्रंथ मंजुश्री मूल कल्प में मिलता है कि चाणक्य कुछ समय बिंदुसार का भी मंत्री रहा और उसके बाद खल्लाहट उसका क्या रहा, खल्लाहट उसका क्या मंत्री बना, किसका, बिंदुसार का मंत्री बना। तो तारानाथ लिखते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बीच 16 राज्यों के राजाओं और सामंतों को मारकर चाणक्य ने बिंदुसार को चक्रवर्ती राजा बना दिया। अर्थात ये तारानाथ ये उल्लेख करते हैं कि चाणक्य ने बिंदुसार को भी साम्राज्य विस्तार करने में सहयोग किया और चाणक्य की सहायता से बिंदुसार ने विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त की और एक चक्रवर्ती सम्राट बने। ये तो उल्लेख तारानाथ का मिलता है, लेकिन सामान्य तो ये माना जाता है कि संभवतः बिंदुसार के समय जो था, जो विद्रोह हुए थे 16 नगरों में, उन विद्रोह का दमन बिंदुसार ने क्या कोई बड़ी विजय प्राप्त नहीं की, लेकिन बल्कि उसने क्या किया, अपने साम्राज्य में जो विद्रोह हुए उन विद्रोह का दमन किया। जो प्रमुख विद्रोह बिंदुसार के शासनकाल में हुए, जब बिंदुसार सम्राट बना तो उसके जो पुत्र थे, उन पुत्र में जैसे अशोक या अन्य जो उसके और पुत्र थे, तो उनमें ये उल्लेख आता है कि तक्षशिला में उस समय विद्रोह हुआ और अशोक ने उस विद्रोह को बड़ी कुशलता से उसका दमन कर दिया। दूसरा जो विद्रोह हुआ तक्षशिला में ही बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुआ और जो समय बिंदुसार का जो प्रांतीय गवर्नर था वो था सुसीम। तो सुसीम उस विद्रोह का दमन नहीं कर पाए, बाद में अशोक ने ही उस विद्रोह का दमन किया। तो इस तरह बिंदुसार के समय 2 विद्रोह का उल्लेख
मिलता है, जिसमें जिन विद्रोह का दमन करने में अशोक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा जो विद्रोह का एक उल्लेख मिलता है कि स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन ये मैं तक सुशील ने दूसरा जो विद्रोह था उसका दमन कर दिया था। विदेशों से जो संबंध थे उन संबंधों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के जो संबंध थे विदेशों से बड़े अच्छे थे, और उसने जो यूनानी शासक थे उनसे भी उसने मित्रतापूर्ण संबंध बनाए थे। तो बिंदुसार के समय में जो विदेशों से उसके संबंध थे, तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि सीरिया के यूनानी शासक एंटीयोकस से बिंदुसार की मित्रता थी, और बिंदुसार के दरबार में एंटीयोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। एक यूनानी लेखक ऐसा उल्लेख करते हैं कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा को शराब, अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। यूनानी इतिहासकार या यूनानी विद्वान लिखते हैं कि बिंदुसार ने जो सीरिया का शासक था एंटीयोकस, उसे शराब की मांग की, अंजीर की मांग की और एक दार्शनिक भेजने की मांग की। और इस संदर्भ में उल्लेख मिलता है कि यूनानी राजा एंटीयोकस ने जवाब दिया कि अंजीर और शराब तो भेजी जा रही है, किंतु दार्शनिक खरीदने की हमारे यहाँ कोई परंपरा या कोई प्रथा नहीं है, ऐसा उल्लेख मिलता है। बिंदुसार की सबसे बड़ी सफलता यही थी कि जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि अगर हम बिंदुसार का मूल्यांकन करें तो बिंदुसार की सबसे बड़ी सफलता यही थी कि उसने अपने पिता के साम्राज्य को, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उस साम्राज्य को बिंदुसार ने अक्षुण्ण बनाए रखा, और साथ ही उसने अनेक विद्वानों को भी आश्रय दिया। बिंदुसार के बारे में कहा था कि वो आजीवक संप्रदाय, जो एक आजीवक उस समय जो संप्रदाय था उसका एक प्रकार से उसके प्रति उदार था, उसके प्रति उसकी सिंपैथी थी। और जैसे मैंने कहा कि जो बौद्ध ग्रंथ मैंने पूर्व में भी उल्लेख किया मंजुश्री मूल कल्प का, कि मंजुश्री मूल कल्प में बिंदुसार की बड़ी प्रशंसा की गई है, और उसमें कहा गया है कि बिंदुसार साहसी, वाक निपुण और प्रियवादी व्यक्ति था। और जो ये उल्लेख मिलता है विभिन्न ग्रंथों में, तो उससे ये ज्ञात होता है कि बिंदुसार ने संभवतः 25 वर्ष शासन किया और 273 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह हम पाते हैं कि किस प्रकार बिंदुसार ने शासन किया और किस तरह उसने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को अक्षुण्ण बनाए रखा, अर्थात उसमें कोई कमी आने नहीं दी, उसको संगठित एकत्रित बनाए रखा। बिंदुसार के बारे में जैसे मैंने कहा कि ये आपका थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, आप देख सकते हैं ये बिंदुसार के बारे में जो गामा ने जो डेटा जो कलेक्ट की जानकारी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की है, जो प्रेजेंट की है, कि जो उसमें लिखा है कि एक्सपेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर बिंदुसारा, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, बिंदुसारा चंद्रगुप्ता सन continued to expand the Mauryan Empire's borders, अर्थात बिंदुसार ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उसने मौर्य साम्राज्य को विस्तृत करने या उसका विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जो बिंदुसार का प्रशासन था वो कैसा था? बिंदुसारा इम्प्रूव्ड द एम्पायर्स ब्यूरोक्रेसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरिंग एफिशिएंट गवर्नेंस। बिंदुसार ने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया, अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो नौकरशाही थी, उसको और डेवलप किया, और अपना जो ढांचा था, प्रशासनिक ढांचा, उसको और मजबूत किया। कल्चरल पैट्रोनेज, ही सपोर्टेड द आर्ट्स, लिटरेचर एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, प्रमोटिंग कल्चरल फ्लोरिशिंग। बिंदुसार ने जो है अपनी संस्कृति को भी प्रमोट किया, उसने कला, साहित्य और धार्मिक संस्थानों को भी उसने क्या किया? संरक्षण दिया, और उनको बढ़ाने के लिए उसने निरंतर प्रयास किया। इसलिए मैंने पहले कहा था कि बिंदुसार के दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। डिप्लोमेटिक रिलेशन, बिंदुसार के जो कूटनीतिक संबंध थे वो कैसे थे? जैसे मैंने उससे चर्चा की थी कि विदेशों से बिंदुसार के संबंध कैसे रहे। तो बिंदुसार एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक टाइज विद नेबरिंग किंगडम्स, स्ट्रेंथनिंग द मौर्यन पोजीशन, अर्थात बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने जो कूटनीतिक संबंध अपनाए, उसने जो मैंने कहा अपने पड़ोसियों से एक कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, उनसे मित्रता के जो संबंध रखे, उससे क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य की सुदृढ़ता को और भी बल मिला और मौर्य साम्राज्य लंबे समय तक सुदृढ़ रह पाया। तो इस तरह बिंदुसार के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं
तो हम पाते हैं कि बिंदुसार ने क्या क्या बड़ी सफलता से अपने पिता के साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा और उसको एक सुदृढ़ता प्रदान की। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार ने जो मैंने अभी कहा था कि बिंदुसार ने नेपाल के आसपास के प्रदेशों में जो थे वहाँ भी उसने वहाँ जो विद्रोह हुआ उन विद्रोह का भी बिंदुसार ने दमन कराया और किसकी सहायता से, अशोक की सहायता से उन विद्रोह का उसने दमन कराया। जैसे मैंने कहा कि जो सेल्यूकस था पहले, जिसका चंद्र मौर्य से युद्ध हुआ था बिंदुसार के पिता से, तो सेल्यूकस के वंश के जो अन्य राजा थे उनके साथ भी बिंदुसार के बड़े अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध रखे रहे। और प्लिनी के अनुसार, जो प्लिनी जो यूनानी विद्वान हुए, उन्होंने लिखा है कि टॉलमी द्वितीय और फिलाडेल्फस ने डायोनिसस टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो शासक था, उसने डायोनिसस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया था। और जो मैं कह रहा था कि बिंदुसार एक ज्ञान के प्रति एक जिज्ञासु था, विद्वानों और दार्शनिकों को आदर करता था। तो उसके बारे में कहा गया कि एथेनियस के अनुसार, जो यूनानी विद्वान हुआ है, कि बिंदुसार ने, जो मैंने पहले उल्लेख कर दिया कि दार्शनिक भीनी को लिखा था, दिव्यावधान में एक कथा आती है कि दिव्यावधान जो एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें एक उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार ने क्या था कि आजीवन परिव्राजक बिंदुसार के दरबार में विराजमान रहते थे। कौन? जो परिव्राजक जो विद्वान था, वो बिंदुसार के दरबार की शोभा बढ़ाता, अर्थात बिंदुसार ने कई विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और बिंदुसार ने अपनी योग्यता से उस साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह बाद में अशोक जो सम्राट बना, और अशोक के बारे में हम दूसरे वीडियो में विस्तृत जानकारी देंगे। और मैंने कहा था कि आपने तो निश्चित ही उस बात को ध्यान में रखा होगा कि सेंड्रोकोटस किसे कहा गया यूनानी ग्रंथों में। तो अगर आपने जब पूरा वीडियो आपने देखा और सुना है, तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि सेंड्रोकोटस किसे कहा यूनानी विद्वान ने? चंद्रगुप्त मौर्य को। और जो मैंने अमित्र खाद और जो मैंने अमित्रोचेटस को कहा था, किसको कहा गया? बिंदुसार को। तो ये आपको निश्चित जानकारी प्राप्त होगी और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा।